Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So, welcome to this course on real-time big data infrastructures. इसमें this is a very difficult course. I've not seen this course in any of the big data offerings जो कि अभी तक offer हो रही हैं online in many places. So this course is about designing infrastructures and architectures. Both of them mean different things. See what that means. और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि this is a difficult course, so you need to concentrate if you want to learn. ठीक है. So इसके अंदर जो हमारे what we are going to do actually, okay, you need to obviously understand first of all, okay, what do you mean by an infrastructure and what do you mean by an architecture, or why is that important basically. ये चीज आपको समझना जरूरी है. So that's what we're going to start from. कि we're going to see कि basics क्या है infrastructure architecture की, और उसमें जो भी examples होंगी वो हम देखते हैं. And then we are going to discuss the Hadoop MapReduce Spark. We are going to go through that. ठीक है, जो हम already कर चुके हैं तो थोड़ा सा उसको हम revise करेंगे. उसके बाद there is a concept of data governance. In fact, one of the main intentions of this course was to tell you about data governance and its importance, especially to the domain of designing architectures. ठीक है. अगर जो है वो डेटा गवर्नेंस का हमें आइडिया नहीं है तो it's not going to be easy to conduct any analytical initiatives in your organization अगर डेटा गवर्नेंस का आपको इतना क्लियर आइडिया नहीं है. और डेटा गवर्नेंस कोई अब नई चीज़ नहीं रही. आप समझ लें 5-6 साल पुरानी चीज़ हो चुकी है. इसको पाकिस्तान में भी अप्लाई हो रही है. इसके तकरीबन 5 से 10 इसके बड़े कंक्रीट टूल्स भी आ चुके हैं मार्केट के अंदर. वो इस्तेमाल हो रहे हैं. पाकिस्तानी भी कर रहे हैं, बैंक्स वाले भी कर रहे हैं. यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा खासा इस पे काम हो रहा है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ दैट इज हैपनिंग. हमने बेसिकली डेटा गवर्नेंस को एक प्रोजेक्ट मैंने काम किया था. यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस फर्म है, उसमें हमने गवर्नेंस इनिशिएटिव को इंस्टॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन देन आई हैड टू एक्चुअली लीव ड्यू टू सम कमिटमेंट्स. तो मैं उस प्रोजेक्ट को मैं पूरा नहीं कर सका. लेकिन इट्स जस्ट टू लेट यू नो कि इवन पाकिस्तानी कंपनीज जो हैं वो भी अब गवर्नेंस इनिशिएटिव्स पे आ चुकी हैं. ठीक है. उसके बाद हमारा जो मेन कंसर्न है पूरे 8 हफ्ते में वो ये 3 चीज़ें हैं: लैम्डा, कापा और जीटा. अब प्रॉब्लम देखें, बिग डेटा का एक प्रॉब्लम आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि बिग डेटा जो है ना वो एक उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो अब चेंज हो गई है सिंस द लास्ट 3-4 ईयर्स आप कह लें. बिग डेटा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इट्स डिफिकल्ट. ठीक है. तो अब अगर आप कहें कि जी मैंने लैम्डा आर्किटेक्चर बनाना है या ये बनाना है तो ये काफ़ी मुश्किल काम है. तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज इस वजह से आपको इसकी बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशंस नहीं मिलेंगी. हाँ ये है कि इन आर्किटेक्चर्स की आप यू माइट बी लुकिंग एट सम पार्शियल इम्प्लीमेंटेशंस. ठीक है. इन दी कंपनीज. और जो लोग अगर ये काम कर लें, मतलब आजकल जो हमारा स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है वो जीटा है. तो इफ़ यू आर एबल टू, अगर आप उस जीटा आर्किटेक्चर को बना लें तो you will go a long way towards having a big data architecture in your organization, और आप बहुत सारे काम उसमें फिर पैरेलल में चला सकते हैं. प्रॉब्लम ये आती है यहाँ पर कि these things are really complicated to implement.
और इसको आप देखेंगे, यानी इसके लिए आपको लिनक्स के ऊपर अच्छा खासा हैंड्स ऑन आपका होना चाहिए। तो हमारे यहाँ कंपनीज के अंदर वो मामला भी इतना है नहीं। ज़्यादातर लोग बीआई पे और डेटा साइंस या मशीन लर्निंग पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर किसी के पास बिग डेटा है तो उनको बिग डेटा एनालिटिक्स करने की इतनी ज़रूरत पेश नहीं आती। पाकिस्तान के अंदर बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि यार आप हमें मशीन लर्निंग करके दे दें, वो काफ़ी है। जस्ट होल्ड ऑन एक मिनट। सो द पॉइंट इज दैट दिस इज नॉट, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप बिग डेटा का एक कोर्स कर रहे हैं, तो ये जो काम है ना, ये चीज़ आजकल जो बिग डेटा कहा जाता है वो प्राइमरीली एवरी कंपनी नाउ हैज बिग डेटा, क्योंकि अब कंपनीज के पास आमतौर पे गीगाबाइट्स ऑफ डेटा तो आराम से होता है। कोई भी रीजनेबल साइज्ड कंपनी होगी उसके पास पिछला 3 से 5 साल का डेटा इट्स इन गीगाबाइट्स इजीली, तो इसलिए हम उसको बिग डेटा कह देते हैं। अब सारा एनालिटिक्स बिग डेटा ही है। लेकिन अब आपको इस बात की समझने की जरूरत है कि अब कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी आ गई हैं जो कि बिग डेटा की वर्थ को बहुत बढ़ा दिया है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उनका वो इतना लिंक नहीं बनता, ठीक है। एक तो है आईओटी और दूसरा है डीप लर्निंग, ठीक है। तो आईओटी और डीप लर्निंग की वजह से ये दोनों चीजें इस वक्त बिग डेटा एनालिटिक्स के मुकाबले में बहुत मशहूर हो चुकी हैं, और मे बी डाउन द लाइन हम इन टेक्नोलॉजीज पे डिप्लोमा अपना लॉन्च करें, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि इनको करने के लिए आपको बिग डेटा की जरूरत है। समझ में आ रही बात की? तो इन 3 आर्किटेक्चर्स का सहारा लिए बगैर आप कहें कि जी आप आईओटी के डेटा को एनालाइज कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं। मतलब जब जहां पर भी आईओटी का डेटा होगा वहां पर काफा आर्किटेक्चर आएगा। उसमें मैं इट्स सिंपल एज दैट, मैं काफका डालूंगा, काफका के बाद मैं क्या करूंगा, मैं स्पार्क स्ट्रीमिंग कर लूंगा, खत्म। सही है। तो आई विल इम्प्लीमेंट काफका फॉर इंजेशन। इंजेशन का मतलब पता है सबको? जी अमार। जी डेटा क्लीनिंग सर। नहीं नहीं नहीं, डेटा क्लीनिंग तो रैंगलिंग होती है भाई। व्हाट यू मीन बाय इंजेशन? नूर इंजेक्शन। जुनेजो। तो इंजेक्शन का मतलब किसी चीज में कुछ डालना। भाई बहुत अफसोस का मकाम है कि हमने रैंगलिंग का पूरा कोर्स पढ़ लिया और अभी तक हमें ये नहीं पता इंजेक्शन क्या होती है। इंजेक्शन का मतलब होता है भाई कि ये मेरे पास सोर्सेज हैं, ये मेरा पूरा एनालिटिक्स का सेटअप है जो मैं करना चाह रहा हूँ, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा, आर्किटेक्चर भी आएगा। तो जो मैं जहाँ से मैं डेटा जो इकट्ठा करता हूँ ना, कनेक्शन जो होता है, कनेक्टिंग टू अ डेटा सोर्स से कनेक्ट करके उससे कुछ उसको एक जगह पे इकट्ठा करना, आप ये कह लें, उसको इंजेक्शन कहते हैं। इट्स नॉट एनी प्री प्रोसेसिंग। इंजेक्शन सिंपली ओके। मीन्स टू एक्वायर द डेटा एंड स्टोर इट इन वन प्लेस, चाहे वो टेम्पररी हो चाहे परमानेंट हो, ठीक है। It's basically the mobility of data. भाई डेटा को अपने सिस्टम में लेकर आना। डेटा तो कहीं और पड़ा हुआ है ना, किसी वेबसाइट पर है, किसी के हाँ, कंप्यूटर पर है, किसी के डेटाबेस में है, किसी ईमेल पर है। हाँ, वहां से डेटा इकट्ठा करके मुख्तलिफ कनेक्टर्स के थ्रू अपने वेबसाइट, अपने सिस्टम के अंदर लेकर आना, दैट्स कॉल्ड yeah. इंजेक्शन। अच्छा, that's बिकॉज why. टिपिकली जो आप लोग जो यूज केसेस पढ़ रहे होंगे मशीन लर्निंग में, देखें वो तो बिल्कुल बच्चों वाले यूज केसेस हैं कि भाई आमतौर पे हमारी कंपनीज में होता भी यही है कि एक आपको डेटा सेट दे दिया जाता है, चलो भाई एक्सेल फाइल ले लो। मैंने भी इसी तरह ही काम किया, भाई एक्सेल फाइल ले लो, इसमें 3 साल का डेटा है, चलो जी मशीन लर्निंग करते हैं इसके ऊपर, चलो जी इस पे बीआई करते हैं, चलो जी इस पे वेयर हाउसिंग करते हैं। तो यू आर गोइंग टू जस्ट गेट वन डेटा सोर्स, राइट? Typically that is not the case. Typically you have multiple data sources in foreign countries, for example के मेरे पास यहाँ पे मार्केटिंग वाले लोगों के लिए ट्विटर का डेटा होगा, I would be interested in that obviously। मेरे पास लेट्स से कुछ रिव्यूज होंगे,
जो मुझे ऑनलाइन मिले हैं, राइट? कस्टमर मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं, या जिन प्रोडक्ट्स को मैं बेचता हूं उनके बारे में प्रोडक्ट्स कस्टमर्स क्या बात कर रहे हैं, राइट? और तीसरा मेरे पास अपना एक्चुअली कस्टमर डेटा होगा। ओके, इज दिस थिंग क्लियर? Yes. तो सीखने की Yes. सीखने की जरूरत ये है कि ये जो होता है ना कि एक्सेल फाइल पकड़ी और ये कर लो वो कर लो, और साइकिट लर्न के ऊपर आपने KNN लगा के आपने 90% एक्यूरेसी अचीव कर ली, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पाकिस्तान का ट्रेंड है। लेकिन टिपिकली बाहर के मुल्कों में अगर आपको डेटा मिलता भी है तो वो इंटीग्रेटेड होता है। और अगर आप बिग डेटा की बात करते हैं तो बिग डेटा में मुमकिन है कि मेरे पास मुझे ये काम करना पड़े कि ये कुछ कहीं और से आ रहा है, ये कहीं और से आ रहा है, Sir? और जो एक्चुअल डेटाबेस में डेटा है वो मेरे पास डेटाबेस से मैं लूंगा। तो आई विल डेफिनेटली नीड टू collect the data from different sources and integrate it in my system using big data technologies, and then analyze that using big data analytics. ठीक है जी, पूछिए। जी सर, मैं पूछी थी कि जैसे आपने बोला ट्विटर का रिव्यूज और ये जो एक्चुअल डेटा है, so बेसिकली ये तो डिफरेंट फॉर्मेट्स में होंगे, राइट? सम ऑफ इट इज गोइंग टू बी क्वालिटेटिव, सम ऑफ इट इज गोइंग टू बी क्वांटिटेटिव। तो फिर हम इस सब को एक साथ डाल के प्रोसेस कर सकते हैं? हाँ देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। the response is that the customer data is typically going to be structured like a database, like a table, right? जी Okay, जो हमने wrangling में भी देखा था। Reviews and Twitter data are going to be textual data, बिल्कुल। right? So textual data की जो analytical requirements हैं, they are different from the structured data. It typically does not make sense to integrate both of them together. So I will create two analytical problems. One will be related to the structured data, ठीक है? ओके उसके लिए मैं अपना infrastructure use करूंगा, and I can use the same infrastructure for structured data analysis as well. तो आर्किटेक्चर बनाने का फायदा ये है कि वो सारी चीजें उसमें आप इकट्ठी पैरेलल में चला सकते हैं, ठीक सही। है? अगर आप मुझे कहें कि जी मैंने कस्टमर डेटा के साथ ट्विटर को डेटा को मर्ज करना है, तो इट इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस, क्योंकि टेबल्स के अंदर मैं टेक्स्ट नहीं डालता। जी इनफैक्ट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि all the string values in a table are a problem for me because जी, machine हमने डेटा learning, रैंकलिंग में भी इसको चेंज किया था, आई रिमेंबर। sorry, डेटा रैंकलिंग में भी हमने इसको एज अ प्रॉब्लम लिया था और उसको हम हटा देते थे, क्लीन करते थे हम उसको। हाँ नहीं, डेटा रैंगलिंग में तो हम क्लीन, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट देखें। कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर नहीं होंगे ना तो क्या फायदा फिर 2.25 लाख रुपया खर्च करने का, अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। सर मशीन लर्निंग सिर्फ नंबर्स की डेटा को ही पढ़ सकती है। हाँ जी 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 जी, ये अमार ने बिल्कुल सही बात की है कि इफ यू टॉक अबाउट मशीन लर्निंग, ठीक है, जो कि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ML डज नॉट रिकॉग्नाइज स्ट्रिंग्स, ओके ठीक है? जी तो आई हैव टू, मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बता रहा हूँ कि आई हैव टू कन्वर्ट ऑल स्ट्रिंग्स विच आर, सारे स्ट्रिंग्स रेलेवेंट भी नहीं हो सकते ना, विच आर रेलेवेंट टू माय ML प्रॉब्लम टू नंबर्स। अब उसमें आप वन हॉट एनकोडिंग करें, लेबल एनकोडिंग करें, अपनी एनकोडिंग करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। बट इट डज नॉट मेक सेंस, राइट? कि अब जैसे मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लोथ्स और फ्रोजन फूड। अब मैं उनको दे रहा हूँ 1 2 3, बट मैं उनको डमी एनकोडिंग भी कर सकता हूँ 100010, बट इट जस्ट मेक्स मी अनकंफर्टेबल कि यार ये क्या फजूल चीज है, क्योंकि दे आर नॉट एक्चुअली नंबर्स, दे आर स्ट्रिंग्स, राइट? तो स्ट्रिंग्स का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो हमारे, फिर आप मुझे कहेंगे कि जी स्ट्रिंग होते क्यों है, तो स्ट्रिंग इसलिए होते हैं कि स्ट्रिंग डेटा is most useful for, जी बोले,
string data is most useful for BI and data Okay, warehousing analysis. जी ये तो अब आप लोग BI का कोर्स भी पढ़ चुके हैं, मैंने भी आपको सब स्ट्रिंग डेटा पे रैंगल वैंगल करवा दिया है कि उसके लिए बड़ा शशका होता है। आप लोगों ने डैशबोर्ड्स बना लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, फिल्टर्स लगा दिए स्ट्रिंग डेटा पे, बार ग्राफ्स बनाने। Yes, for the BI analysis I need string data, but for machine learning and big data analytics, long term big data analytics आप कह लें, तो जैसे मैं आपको कहूँ कि तो उस ट्विटर का जो डेटा है वो मैं टेबल्स में स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। तो टिपिकली जो मेरा जो स्ट्रिंग डेटा होता है, तभी मैं जो मेरे पास स्ट्रक्चर डेटा होता है, उसी लिए मैं लंबी लंबी स्ट्रिंग्स उसमें शामिल नहीं कर सकता। ये जवाब है उस बात का जो आपने मुझसे पूछा था कि क्या मैं उसको इकट्ठा हम लोग मर्ज कर सकते हैं, तो नहीं। ट्विटर का डेटा होगा, रिव्यूज का डेटा होगा, ब्लॉग्स का डेटा होगा, फीडबैक्स होंगे, कस्टमर की बातें होंगी। मैं टेक्सचुअल डेटा को आमतौर पे स्ट्रक्चर डेटा के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकता। इट इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस। सो देयरफॉर व्हाट डू आई टिपिकली डू? इफ आई हैव textual data for marketing analysis, I will create a separate analytical problem for that, और जिसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा जैसे NLP हो गया, टेक्स्ट प्रोसेसिंग टेक्निक्स हो गई, ये एक अलग डोमेन है। अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। मतलब ये पाइथन की एपीआईज, 3-4 एपीआईज हैं पाइथन की। कौन सी है, मैं भूल गया उसका नाम। NLT के एक टूल किट है, NLT के नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, उसके थ्रू आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं। सॉरी, हम इसको करेंगे सर? नहीं, ये डिप्लोमा तो उसका नहीं है ना, वो तो एक पूरा अलग डोमेन है। लेकिन आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं जब तक आपके पास ये डिप्लोमा चल रहा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स, तो आई कैन प्रॉमिस यू कि मैं आपको, जब भी आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको उस पर अपनी राय दे दूंगा और आप लोग करें ये काम। मतलब आई हैव नो हेसिटेशन टू डू दैट, राइट। आपके कोई इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स हों, वो आप मुझसे शेयर करें, और किसी बारे में आप राय चाहते हो, कोई अपना कोई डेटा सेट एनालाइज कर रहे हो, तो आप प्लीज मुझसे पूछें, क्योंकि देयर इज टू मच टू डू। Just only during diploma, sir? सॉरी, Just during diploma, sir? बाद में भी कर लें। मतलब अब जाहिर सी बात है, मैं अब इस काम के लिए फारिग तो नहीं बैठ सकता। व्हाट्सएप मैसेज भेज दें, और दूसरा तरीका ये होता है कि ईमेल भेज दें कि ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तीसरा तरीका होता है कि मुझसे आगे डिस्कस कर लें। तो अभी भी मुझसे बच्चे जो 2-3 साल पहले ग्रेजुएट कर गए, बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं, बहुत सारे FIP में देख रहा होता हूँ जो मैं सुपरवाइज भी नहीं कर रहा होता, तो बच्चों को राय दे रहा होता हूँ, ये कर लो, वो कर लो। तो आप लर्न करें। मैं तो बिल्कुल इसको, आई एनकरेज ऑल ऑफ यू टू ब्रिंग अ चेंज इन योर इंडस्ट्री। और मेरे लिए खुशी इसी बात की है कि भाई आप लोग अपनी इंडस्ट्री में चेंज ले आए। दैट्स इट। तो यू कैन डिस्कस द प्रॉब्लम, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम डिस्कस करें। फिर मेरी असल में तरतीब ये होती है कि मैं उसको लिंक्डइन पे मार्केट करता हूँ कि फलां कंपनी में इस एम्प्लॉय ने ये काम शुरू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। थोड़ा सा IBA का भी नाम हम बीच में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। आई propagate all the information on LinkedIn। तो जो भी चीजें आपको पूछनी है, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरी इस्तात होगी, मैं उसके हिसाब से आपको गाइड करूंगा। मुझे इसमें कोई फील नो हेसिटेशन, ठीक है। Okay, sir. Thank you so much. तो दैट इज द पॉइंट जो आपने सवाल पूछा था कि बिग डेटा के अंदर भी, यू नो, आई एम नॉट, आई विल हैव द स्ट्रिंग डेटा, और मशीन लर्निंग में मेरे लिए वो प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा जो कि शायद मैंने पहले आपसे क्लियर नहीं की, वो ये थी कि लेट्स से आई डू हैव बिग डेटा और आजकल मेरे पास होता है, तो मैं उस पर सारे काम कर सकता हूँ। आई कैन डू BI, ठीक है, आई कैन डू मशीन लर्निंग, आई कैन डू बोथ ऑफ दीज थिंग्स। बेसिकली ये 2 मेन काम है जो हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे फर्क क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन DWH for data warehouse? सॉरी, DWH? या डेटा वेयर हाउसिंग। Okay. यार अब आपने माशाल्लाह, आप लोगों ने इतने अच्छे डैशबोर्ड बनाए थे स्टूडियो के बाद, तो आपको पता चल गया होगा ना वेयर हाउसिंग क्या होती है। जी। अच्छा जी, अमर आप बताइए क्या फर्क है
वेयर हाउसिंग में भाई मुझे ये बताइए कि एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करें कि डेटा वेयर हाउसिंग क्या होती है। सर डेटा वेयर हाउसिंग बेसिकली ज्यादा इंसाइट्स निकालने के लिए होती है डेटा की। नहीं नहीं, उसमें हम करते क्या है? हाँ सर, हम सारी डेटा को एक जगह अक्यूमुलेट कर लेते हैं और उसके बाद और उसको हम विजुअलाइज फॉर्म में दिखा देते हैं कि ये डेटा हमको क्या दिखा रही है एक पर्टिकुलर टास्क के बारे में। नहीं, ये तो वेयर हाउसिंग नहीं होती, दैट्स नॉट वेयर हाउसिंग। I वही, believe दैट्स like बिजनेस इंटेलिजेंस। catering to missing values and like conducting हमारा analysis. अगर आपका ये जवाब आ रहा है तो फिर मैं बाकियों से क्या पूछूं? Sir, जी sir, I personally feel like I don't know if I'm right, but catering to all the missing values, ranking the data, and then conducting analysis from different t-tests. ठीक है, रैंगलिंग तो आप जो भी एनालिटिक्स करें, चाहे वो बिग डेटा हो या स्मॉल डेटा हो, रैंगलिंग तो आपको करनी है। चाहे डीप लर्निंग करें, आईओटी का करें, टेक्स्ट करें, रैंगलिंग तो एक डिफॉल्ट चीज है। जैसे आपने सुबह उठ के दांत ब्रश करने हैं, वजू करना है, नमाज पढ़नी है, रैंगलिंग तो उस तरह है। रैंगलिंग तो Also सिर्फ data lake. थोड़ा सा नहीं 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 भाई, देखें ये बहुत ही मतलब ये चलिए मैं लाइक आपको डाटा की शेल्फिंग कर देना, डाटा की विद रिस्पेक्ट टू That's इट्स what I'm- जो जिसकी यानी कि क्वालिटेटिव हिसाब से और जिसके हिसाब से इतना शेल्फिंग कर देना और फिर इसको एनालिसिस के लिए यूज करना देन हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हाँ कुछ हद तक देखें, वेयर हाउसिंग अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपकी कंपनी वेयर हाउसिंग हो रही है कि नहीं, तो उसका एक बेसिक मतलब होता है, ठीक है। डेटा में दो किस्म की चीजें होती हैं, एक होते हैं आपके केपीआईज, मैंने सब बताया था आपको रैंगलिंग के अंदर भाई। जी जी, केपीआई और बताया था, की परफॉर्मेंस इंडिसेस। दूसरे होती हैं डायमेंशंस, जो कि हमारी टिपिकली स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं अलोंग विद डेट। Every data has these two types of variables. जो KPIs होते हैं न्यूमेरिकल, and then you have some string values, ठीक है, जिसमें डेट भी आ जाती है, उनको हम डायमेंशंस कहते हैं। So DWH, what is that? Analyze KPIs with respect to, या इसका मैंने आपको लफ्ज बताया था, across dimensions. Total sales per unit time, total sales per customer type, total sales per unit location, total sales per unit time, location, customer type, total sales per product, सही है। Account balance per customer type, account balance per product offering. KPI analysis with respect to dimension is data warehousing. That's it. सही है। So you need to look at KPIs, you need to look at Textual and बैकग्राउंड numerical आवाज आ रही है। sorry, Okay. जैसे अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे, टेक्सचुअल और न्यूमेरिकल डेटा को एक साथ प्रोसेस करना अरे और नहीं उसके भैया, ऊपर से नहीं नहीं नहीं, जब भी डेटा होगा उसमें दोनों चीजें होंगी, स्ट्रिंग भी होंगे, न्यूमेरिकल नंबर्स भी होंगे। जी Numerical numbers are always KPIs. चलिए मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। I'll spend 5 minutes on this क्योंकि I really can't go ahead like this कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, it's really not comfortable for me, तो मैं आपको 2-3 एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। ओके, पहले मैं आपके सामने सेंसस का डेटा खोलता हूँ। Let me just right, so here we have the census data, ठीक है। अब आप इसमें देखें कि census, we all understand what's that, right? So let's see के what are the numerical measures that we have. Hours per week, capital loss, capital gain, age. Age is not a numerical KPI. Age KPI नहीं है, ठीक है। Age is something जो कि I take that as a dimension, तो मैं उसको discretize कर लूँगा string में, for example अगर मैंने BI करना है। Salary per annum, तो इसमें जो मुझे KPIs नजर आ रहे हैं जो मैं एनालाइज करना चाहूंगा, वो कैपिटल गेन है, कैपिटल लॉस है, आवर्स पर वीक है, एंड मे बी सैलरी पर एनम जो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिटाइज की हुई है। I just want that to be a number, and all the other things are native country, gender, race, relationship, occupation, marital status, education, even weight is a dimension,
सही है। जो चीज मैं बेसिकली एनालाइज करना चाहूंगा वो दैट इज द कैपिटल गेन एंड द कैपिटल लॉस, ठीक है, और आवर्स पर वीक के लोग कितना काम कर रहे हैं, मेरा लॉस कितना हो रहा है, मेरा गेन कितना हो रहा है, ये मेरा न्यूमेरिकल है। और इन चीजों को मैं मेजर करूंगा अक्रॉस दीज स्ट्रिंग वेरिएबल्स, दैट्स बीआई, दैट्स वेयर हाउसिंग। सही है, सही है जी, ये तो आसान है ना। अब नाउ लेट मी लुक एट अनदर एग्जांपल। Yeah, sure. So I have this marketing campaign data, right? इसको अभी हमने बीआई में अपना अंडरग्रेड में बहुत ही ज़्यादा खंगाल के इसको हमने डेटा स्टूडियो पे एनालाइज किया है। तो ये मेरा मार्केटिंग का डेटा है कि किन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया या नहीं किया, राइट? अब मेरे लिए केपीआई क्या है? ऑब्वियसली दिस इज माय केपीआई व्हिच इज नॉट अ न्यूमेरिकल केपीआई, बट दिस इज समथिंग आई वांट टू एनालाइज, राइट? और उसके अलावा क्या क्या चीजें हैं? टोटल सेल कितनी जनरेट हुई, और लॉगिन्स भी सर। हाँ, लॉगिन्स कितने हुए, ठीक है। ये सब चीजें जो हैं आई विल वांट टू एनालाइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दे आर लाइक माय केपीआईज, राइट? अक्रॉस द फैक्ट के कस्टमर के पास मोबाइल कब से है, ईमेल का कौन सा पैकेज लिया है, वो किस एरिया से आ रहा है, उसका जेंडर क्या है, उसकी एज क्या है, और कुछ केसेस में उसका नेम क्या है, क्योंकि बाज़ हम एनालिसिस करते ही टॉप कस्टमर्स का है। तो इन दिस केस ये मेरे केपीआईज बन जाएंगे और ये मेरे डायमेंशंस बन जाएंगे, खत्म होगी बात। ओके, ठीक है, तो कोई भी आप कोई भी अगर वो लें क्या कहते हैं, कोई भी आप डेटा सेट लें, आपको उसमें केपीआईज और डायमेंशंस नजर आ जाएंगे। जरूरी नहीं कि सारे केपीआईज न्यूमेरिकल हों, जरूरी नहीं कि सारे डायमेंशंस जो हैं वो स्ट्रिंग हों। यू कैन कन्वर्ट वन टू द अदर। अच्छा, ये तो हो गई वेयर हाउसिंग, सही है। ओके सर, ये तो हो गई वेयर हाउसिंग के एनालिसिस ऑफ केपीआईज अक्रॉस डायमेंशंस। देन व्हाट इज बीआई? व्हाट इज बीआई? BI is to visualize the मैं whole पूछता analysis. हूँ जी, फराज आपके नंबर बड़े अच्छे थे उसमें, हैं ऑनलाइन या? यस सर, किसमें सर? रैंगलिंग के कुछ असाइनमेंट्स में आपके नंबर अच्छे आ रहे थे बहुत, खुद किया था ना? अच्छा। माशाल्लाह। हाँ सर, खुद ही करूँगा तो हाँ नहीं माशाल्लाह, चलिए अच्छी बात है। नहीं मैं वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। तो आप बताएंगे कि बीआई और वेयर हाउसिंग में क्या फर्क है? सर बीआई में ये होता है कि उसको विजुअलाइज भी कर लेंगे बाय अट्रैक्टिव चार्ट्स। नहीं देखिए, ये कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं है ना, विजुअलाइज तो मैं वेयर हाउसिंग में भी कर सकता हूँ। वेयर हाउसिंग में भी मेरे पास डैशबोर्ड्स होते थे जब मेरे पास बीआई टूल्स नहीं थे। तो जो डेटा वेयर हाउसिंग की जो फैसिलिटीज होती थी माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर में, इवन उस पे भी मैं रिपोर्ट्स वगैरह किसी एक छोटे से डैशबोर्ड पे देख सकता था। तो वो क्या चीज है जो मुझे बीआई टूल्स ऑफर कर रहे हैं जो मुझे डैशबोर्ड वेयर हाउसिंग के टूल्स ऑफर नहीं करते थे? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। सर आई डोंट नो। हमको हिस्टोरिक, करंट और प्रेडिक्टिव व्यूज दिखा सकते हैं बिजनेस ऑपरेशंस के एंड फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज। नहीं, हाँ कुछ हद तक बात सही है। वी टॉक अबाउट द मेन कॉन्सेप्ट। मैं आपको एक पावर बीआई का डैशबोर्ड दिखाता हूँ, फिर आपको मैं पूछता हूँ। आई थिंक सर बीआई को हम एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन से लिंक कर सकते हैं। बीआई को हम एक्सटर्नल वो नहीं, वो वेयर हाउसिंग में भी कर सकते हैं। पर वेयर हाउसिंग में प्रॉब्लम ये थी कि वेयर हाउसिंग में प्रोसेस लंबा बहुत था, इंटेंसिव बहुत था, उसके लिए आपको स्पेस बहुत ज्यादा चाहिए थी। आमतौर पे आपको डेटा वेयर वो करने पड़ते थे। आपको आमतौर पे जो कहते हैं टेरा डेटा के सॉल्यूशंस लोग लेते थे उस जमाने में, ठीक है। दे यूज्ड टू बाय टेरा डेटा फोरकास्टिंग कर सकते हैं बीआई की। दोबारा बोलिएगा। सिर्फ फोरकास्टिंग कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। फोरकास्टिंग तो हाँ, ये बात आपकी थोड़ी बहुत सही है कि मैं उसमें फोरकास्ट नहीं कर सकता था। डेटा वेयर हाउसिंग टूल्स में ज्यादा फोरकास्ट का वो नहीं था। और सर हम हर वक्त उसको देख सकते हैं, जैसे
this is an active tool, this is a live tool, BI एक लाइव डैशबोर्ड बन जाता है। हाँ यार ये तो सॉरी किसी की है, मैं जस्ट ट्राइंग टू, जब मैंने बनाई थी ना, हाँ चलिए मैं आपको ही दिखाता हूँ, TCS डिलेज। सर आई थिंक बीआई जो है वो लाइव डेटा के साथ होता है। हाँ ये भी एक है, दिस इज आल्सो समथिंग जो कि उसमें है। अच्छा ये मैं आपसे पहले एक छोटा सा एक चीज मैं शेयर करता हूँ, ये अभी हम कर रहे हैं पावर BI के ऊपर ना ये, ठीक है यार। वैसे बड़ी अजीब बात है कि कॉन्सेप्ट को होता ये है कि अब लेट्स से कि मैं आपको लेट्स से कि ये मेरा सेल्स का, ये मैं सेल्स पे आ रहा हूँ इस वक्त ना, ये पावर BI पे अभी हम काम कर रहे हैं ये, दिस इज अच्छा ये एक डैशबोर्ड है जो कि सेल्स का मुझे ग्रॉस इनकम का एवरेज बता रहा है। नाउ दिस इज वेयर हाउसिंग, ठीक है कि मैं टोटल एवरेज जो मेरी ग्रॉस इनकम आ रही है वो मैं कर सकता हूँ, एंड आई कैन स्लाइस दैट अक्रॉस द टाइम। ये देख रहे हैं आप वो चेंज हो रही है, मैं डेट टाइम स्लाइसर के अक्रॉस मैं यहाँ पे सब चीजें चेंज कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि जो है वो क्या कहते हैं मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर यहाँ पे चीज कैसे बदल रही है। दिस इज वेयर हाउसिंग, एनालाइजिंग द KPIs अक्रॉस द डायमेंशंस। ठीक है, समझ में आ रही बात की? जी। अब फर्क क्या है? फर्क ये है कि BI टूल्स ये जो मुझे चार्ट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, it allows me to acquire that information which was not possible in warehousing. warehousing जो करता था वो सिर्फ और सिर्फ मुझे बार चार्ट्स के लेवल तक इंफॉर्मेशन बना के देता था। there was not much concept of filtration. एक बड़ा सा क्यूब बनता था जिसके अंदर तमाम पॉसिबल एग्रीगेट्स होते थे अक्रॉस ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो मुझे इतने बड़े क्यूब की जरूरत नहीं थी, मुझे एक स्पेसिफिक चीजें अपने टाइम पे फिल्टर्स के हिसाब से देखनी है। दैट इज व्हाई आई एम डूइंग बिजनेस इंटेलिजेंस। मसलन आप कहें कि आई हैव 10 लोकेशंस इन पाकिस्तान, बट आई एम इंटरेस्टेड इन एनालाइजिंग ओनली 3 लोकेशंस। अगर मैं वेयर हाउसिंग को ये टास्क दूंगा तो वो मुझे टोटल सेल्स कंप्यूट करके दे देगा अक्रॉस ऑल द 10 लोकेशंस। ओके, डू आई नीड दैट? Do I need that? I don't need that. I just need 3 locations. So I will create a filter for 3 locations and analyze just that. मेरी बात समझ में आ रही बात की? Yes. Okay, so you're saying that BI is more specific and has more BI options is of visualization. absolutely more specific. BI is absolutely more specific because when I talk about an OLAP cube क्या करता था कि सारी डायमेंशंस के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के अक्रॉस सारी KPIs का टोटल निकाल के ले आता था। I don't need that, right? क्योंकि I might have like 50 product lines, but I need to analyze only 5 of them, right? So why should you compute aggregates for 50 of them all together? तो BI में हुआ ये, मैं आपको इस तरह समझाता हूँ ये कि अब ये देखें ना, ये एरिया चार्ट में मुझे एक स्पेसिफिक चीज नजर आ रही है, मैं यहाँ पे मेल फीमेल करता हूँ तो मेरा चार्ट उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। ये तो खैर वो टाइम वेस्ट है, मैं आपको बस इस तरह समझा देता हूँ कि जब आप वेयर हाउसिंग करते थे तो लेट्स से कि मेरे पास 3 डायमेंशंस हैं और 3 KPIs हैं, सही है? तो इन डेटा वेयर हाउसिंग द सिस्टम विल कंप्यूट द टोटल KPI या एग्रीगेट KPI, आमतौर पे हम टोटल ही करते हैं, अक्रॉस ऑल पॉसिबल combinations of dimensions.
इसका क्या मतलब है? लेट्स से कि मेरे पास 3 डायमेंशन इस तरह है। एक है मेरे पास लोकेशन जिसमें मैं 2 देख रहा हूँ, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ठीक है। और दूसरी मेरे पास प्रोडक्ट है P1, P2 और P3। और तीसरी मेरे पास डेट है जैन, फेब और मार्च, ठीक है। अब वेयर हाउसिंग क्या करेगा, आप ध्यान रखिएगा बात को। वेयर हाउसिंग करेगा कि आपके पास कोई बार चार्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। वेयर हाउसिंग में आप कहेंगे भाई कंप्यूट करो, तो वो कहेगा कि कराची की टोटल कितनी है ये बता दो, टोटल सेल। लाहौर की कितनी है ये भी बता दो। इस्लामाबाद की अलग से कितनी है ये भी बता दो। अच्छा, अगर सिर्फ प्रोडक्ट P1 की टोटल सेल निकालनी है वो भी बता दो, P2 की वो टोटल बता दो, P3 की भी टोटल बता दो, जैन की भी अलग से टोटल बता दो, फेब की भी अलग से टोटल बता दो, और मार्च की भी अलग से टोटल बता दो। एक तो ये चीज उसने कंप्यूट की और साइड पे रख दी। अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब वो कहेगा अच्छा जी अब हम आते हैं कॉम्बिनेशंस के ऊपर। तो कराची P1 की बता दो, कराची P2 की बता दो, और कराची P3 की भी बता दो। खामखा में मतलब सब कुछ आपको इकट्ठे कंप्यूट करके देगा। अच्छा, अब लाहौर P1 की भी निकालो। समझ में आ रही मेरी बात की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लाहौर P2 की भी निकालो और लाहौर P3 की भी निकालो। और सेम इस्लामाबाद के लिए भी I1, I2, I3 ये तीनों की निकालो, ठीक है। ये 3 याद। अच्छा, अब ये हो गया। अब इसको भी साइड पे करो, ये भी ओलैप क्यूब में डाल दो। अब तीसरी बार आओ, अब आप करो कराची जैन, ठीक है, कराची फेब और कराची मार्च, लाहौर जैन, लाहौर फेब, लाहौर मार्च, और इस्लामाबाद जैन, इस्लामाबाद फेब, इस्लामाबाद मार्च। चलो जी ये भी निकाल ली, ये भी क्यूब में डाल दो। अच्छा, अब आ जाओ जी तीन कॉम्बिनेशंस के ऊपर। तो कराची पी जैन, ठीक है, और कराची पी फेब, और कराची पी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझ में आ गई बात की? अब वो ये सारे एनालिसिस और अच्छा ये बताएगा कोई कि आखिरी सेल इसमें कौन सी आएगी? तो तीनों को करेगा। हाँ, इस्लामाबाद P3 मार्च, ठीक है। अब ये कितने हो गए? ये तकरीबन 50-60 आपके एग्रीगेट्स बन जाएंगे। अब वेयर हाउसिंग में क्या होता था कि वेयर हाउसिंग यूज्ड टू स्टोर ऑल द एग्रीगेट्स in the OLAP cube. Hence, OLAP cube computation was very heavy and expensive, and storing it also required lot of space. टेराबाइट्स तक चली जाती हूँ, सही है। ये थी वेयर हाउसिंग। अब इस चीज को उन्होंने कहा कि भाई ये क्या मुसीबत पड़ गई है, इतना बड़ा डेटा हम लें, इतने बड़े डेटा को रैंगल करें, इतना बड़ा क्यूब बनाएं जो कि सारा तो देखना नहीं है। मतलब मुझे इस्लामाबाद एनालाइज ही नहीं करना, तो क्यूब में इस्लामाबाद लाने की जरूरत ही नहीं है। लिहाजा उन्होंने BI टूल्स को क्रिएट किया कि जो आपकी मर्जी है आप उसके हिसाब से बार चार्ट बना के दें। सही है, ये बात अब क्लियर हो गई है? जी 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 सर, जी सर। मुझे लगता है मुझे कॉन्सेप्ट्स का आप लोगों का ध्यान नहीं है। तो BI allows us to make our own small OLAP cubes and delete them quickly. चार्ट बनाया, चार्ट हटा दिया, चार्ट बनाया, चार्ट हटा, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, और क्या? बी थ्रू द चार्ट्स दैट आर ऑफर्ड बाय BI। अब ये मेन चीज है, I can discover more info which was not possible in OLAP cubes. That's it. ये 2 फायदे आपके BI के हैं, ठीक है। एक तो मैं अपने क्यूब्स बना लूं, अपने हिसाब से बना लूं। दूसरा ये है कि जितने ज्यादा चार्ट्स मेरे पास होंगे उतना ही मैं चीजें ज्यादा डिस्कवर कर सकता हूँ। सही है? सर आप क्यूब की जो टर्म यूज कर रहे हैं कोई स्पेसिफिक मीनिंग है? ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा है। ये पूरा क्यूब है। ये जो सारे एग्रीगेट्स को मैं इकट्ठा कर देता हूँ तो ये एक
एरे में स्टोर हो जाते हैं, जिसको हम क्यूब कहते हैं। ओके। हाँ, ये जितने एग्रीगेट्स हैं ना, जी जी। ये एक बड़े से मल्टी डायमेंशन एरे में स्टोर होते हैं, जिसको मैं कहता हूँ क्यूब। ओके। उसको वैसे क्यूब का नाम पड़ गया। क्यूब का मतलब ये नहीं कि उसके 3 डायमेंशन है, डायमेंशन तो 6 भी हो सकती हैं। हाँ। मतलब अगर आप इसमें ओके। कस्टमर की डायमेंशन डाल लेंगे तो यहाँ एग्रीगेट्स बढ़ जाएंगे। तो क्यूब का मतलब ये है कि ऑल द पॉसिबल एग्रीगेट्स स्टोर टुगेदर इन वन प्लेस, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। और इसको बनाना बहुत मुश्किल काम था। इसको बनाना, इसको स्टोर करना बड़ा एक्सपेंसिव काम था। अब ये हुआ है कि बीआई के जरिए से क्यूब्स का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। तो सर, ये अगर मैं इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बात करूं तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए हम डिफरेंट चार्ट्स बना के प्रेजेंट कर रहे हैं। वो हमें बीआई फैसिलिटेट कर रहा है, जो डेटा वेयर हाउस नहीं कर रहा था। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कंट्री लेवल पे डेटा रिव्यू करना है, या लेट्स से सिटी लेवल पे किसी प्रोडक्ट की सेल्स देखनी है, और किसी को लेट्स से मंथ वाइज सेल्स देखनी है, तो हम डिफरेंट चार्ट्स उनको दिखा सकते हैं, जो डेटा वेयर हाउस में शायद पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल, डेटा वेयर हाउस में वो पॉसिबल नहीं था। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट चार्ट्स। लेकिन जो हम्म। कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया ना, कॉन्सेप्ट ये था कि ओलैप क्यूब तमाम पॉसिबल एग्रीगेट्स को कंप्यूट करके आपको दे रहा था, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। मुझे तो किसी वक्त ओके। कोई चीज चाहिए, किसी वक्त कोई चीज चाहिए, वो फैसिलिटेट करता है बीआई। और ये तो जो आप चार्ट देख रहे हैं तो बिल्कुल बच्चों वाला चार्ट है, इन द सेंस कि इसमें बार ग्राफ्स हैं और पाई चार्ट्स हैं। ठीक है, बार ग्राफ और बाय चार्ट हमारी बीआई की बुनियाद है। लेकिन अब जो चार्ट्स पावर बीआई के अंदर आ रहे हैं ना, जैसे आपके पास आ रहा है रिबन चार्ट आ रहा है, फनल चार्ट आ रहा है, आपके पास बुलेट चार्ट्स आ रहे हैं, आपके पास हीट मैप्स आ रहे हैं, ट्री मैप्स आ रहे हैं। वो जितने मैप्स आ रहे हैं ना, वो अ, आपको मजीद वो इंफॉर्मेशन निकाल के देते हैं जो पहले आपको नहीं मालूम थी। तो आप ओके। एक्सप्लोरेशन के थ्रू आप अपने डेटा को मजीद सीखते चले जा रहे हैं, जो कि वेयर हाउसिंग में तो बिल्कुल मुमकिन है ही नहीं। ठीक है, तो पावर बीआई जो है वो मशहूर इसलिए हो गई है क्योंकि पावर बीआई का, जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि शायद आप लोगों को ये बात पता ही होगी ऑब्वियसली। पावर बीआई के अंदर यहाँ पर एक ये चीज है, पावर एप्स। ठीक है, नहीं पावर एप्स नहीं है, कहाँ था ये? हाँ, गेट मोर विजुअल, सॉरी, पावर एप्स नहीं। ये देखें, ये यहाँ पर ये देखें, इन्होंने एक पूरी लाइब्रेरी क्रिएट कर दी है। अब ये देखें ना, वर्ड क्लाउड जो आप नूर आप बात कर रही थी टेक्स्ट एनालिटिक्स की। अब आप वर्ड क्लाउड जो है कि भाई मेरे ट्विटर का आप पूरा डेटा उठाएं, उसको पावर बीआई में डालें, उसका वर्ड क्लाउड बना के दे देगा ज्यादातर बात किस चीज की हो रही है इस विजुअल के थ्रू। आपने बस इसको ऐड करना है। ये बुलेट चार्ट है, ये क्या जरूरी है। ये देखें टॉर्नेडो चार्ट, टाइम लाइन स्लाइसर, उसके अलावा आपके पास हिस्टोग्राम्स, फोरकास्टिंग विद अरीमा, सनबर्स्ट, ये बड़ा जबरदस्त चार्ट है। सैंकी, ये अभी हमने एक उसमें इस्तेमाल किया है अपने एक प्रोजेक्ट के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ बल्कि अभी, लेट मी जस्ट डेमोंस्ट्रेट दैट, क्योंकि ताकि आप लोगों को ये पता हो कि हवाई फायर नहीं चल रहा है यहाँ पे। वेयर इज द एडोब, कहाँ गया? हाँ, ये देखें, अभी हम एक पेपर पे काम चल रहा है हमारा। ये देखें, हमने इसमें ये सैंकी चार्ट इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये बड़ा अजीब सा सैंकी चार्ट है, लेकिन हमने कर दिया है इसको सरल। तो ये जो चीज़ है ना, ये अब आप इसको ऐड करते चले जाएंगे तो ऑल ऑफ दिस थिंग, टेक्स्ट फिल्टर हो गया, रेडार चार्ट हो गया, ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इन सब चीज़ों से आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आपको पहले नहीं पता थी। फोर्स डायरेक्टेड ग्राफ्स हो गए, उसके अलावा कॉर्ड चार्ट हो गया, दिस इज इक्वल टू सनबर्स्ट। ये सनबर्स्ट और सैंकी और कॉर्ड एक ही उसके हैं। टैकोमीटर, दिस इज अनदर टाइप ऑफ गॉज। जैसे हमने गॉज बनाया ना, सर्कल केपीआई गॉज, ये तो खैर सिंपल सा है। तो एस्ट्रोप्लॉट, बेहतरीन, बहुत सारी चीजें आपको इससे पता चल जाती हैं। तो अगर आप इन चीजों को, पावर बीआई इसलिए फेमस हो गया है कि वो आपको ये चार्ट्स ऐड करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। तो उसकी वजह से ये होता है कि वो आपका क्या कहते हैं, आपका वो just keep on acquiring information more and more and more.
तो मैं आपको जो भी बताना चाह रहा था ना, जैसे अब आप लोग क्लियर हो गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी जी। हाँ, तो देखिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर Yes, नहीं है तो फिर क्या फायदा है डिप्लोमा करने का? बताएं कि आईबीए का ठप्पा लगवाना है, आईबीए ठप्पे से क्या हो जाएगा भाई? वो सीखे तो सही ना उस चीज को। तो मैं आपको बताना चाहता है कि जब आपके पास बिग डेटा होता है, अब हम बात पे आते हैं सर। अब जो कहानी चल रही है, चलो मैं इस तरह करता हूँ कि बड़ी कंपनीज की हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास बड़ी कंपनीज जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, डेफिनेटली उनकी मल्टीपल डेटा सोर्सेज होती हैं, ओके। और उनको यहाँ पर ऑब्वियसली बीआई, अब हर चीज जो आपने दिखानी है वो बीआई पे दिखानी। पहले ऐसा नहीं था। आप चाहे बिग डेटा हो, आईओटी हो, डीप लर्निंग हो, स्मॉल डेटा हो, मशीन लर्निंग हो, वेयर हाउसिंग हो, आपको हर चीज बीआई चार्ट्स पे दिखानी है। अब जमाना ही आ गया है। अनलेस कि आप एक मशीन लर्निंग का काम कर रहे हैं, तो मशीन लर्निंग में चूंकि प्रिडिक्शन होती है तो उसमें उनकी बीआई की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर आप आईओटी का डेटा एनालाइज कर रहे हैं, रियल टाइम में पेशेंट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल आपके पास काम हो रहा है, उसमें ड्रोन्स हैं, सेंसर्स लगे हैं, वो तो 100% सारा काम बीआई का है। फोरकास्टिंग की सारी बीआई पर ही होती है, सही है। अच्छा, अब बड़ी कंपनीज ने क्या किया है कि ऑब्वियसली उनको बीच में एक, सॉरी, जो अरे लास्ट आपने लाइन बोली, लास्ट क्या जो लाइन बोल रहे थे अभी आप, लाइन बोल रहे थे? ये अभी जो आपने लास्ट बोला है सर, बीआई के बीआई पे होता है। हाँ, तो लास्ट मैंने ये बोला है कि बीआई डैशबोर्ड जब इतने पावरफुल हो गए हैं कि ऑल दी कंपनी दे वांट टू सी रिजल्ट्स ऑन द डैशबोर्ड, राइट। तो आईओटी का मैंने कहा कि आईओटी का डेटा रियल टाइम में आ रहा होता है, लाइक सेंसर्स आपको मुस्तकिल डेटा दे रहे होते हैं ना, तो वो तो मुझे लाजमी रियल टाइम चार्ट्स बीआई में देखने हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो मशीन लर्निंग होती है ना, मशीन लर्निंग जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ग्रेडियंट बूस्टिंग वगैरह आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला सब कुछ। तो उसमें जो प्रिडिक्शन आती है कि शुड आई गिव अ लोन टू दिस बैंक कस्टमर और नॉट, सही है। तो अगले अगले महीने मेरे कौन से लोग हैं जो बिल से डिफॉल्ट कर जाएंगे, ठीक है। ये चीजें डैशबोर्ड पे दिखाना जरूरी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। लेकिन उसके अलावा क्योंकि आपको ज्यादा कंसर्न इस बात से है कि प्रिडिक्शन क्या आई है, वो जरूरी नहीं कि आप उसको डैशबोर्ड पे दिखाएं। लेकिन उसके अलावा जितने एनालिसिस हैं वो हमें बीआई चार्ट्स के थ्रू ही डेमोन्स्ट्रेट करने हैं, सही है। ओके सर। अच्छा, एक बात मुझे बताएंगे कि फोरकास्टिंग में और प्रिडिक्शन में क्या फर्क है? अमार बताइए। सर एक्यूरेसी में वेरिएशन होती है इसके ऊपर। प्रिडिक्शन में हम प्रॉपर वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यूज इनकोड करते हैं, जिसके ऊपर हम बनाते हैं कि ये शायद हो सकता है बेस्ड ऑन अ सर्टेन परसेंटेज दैट्स बीन हैपनिंग। फोरकास्टिंग में हम अज्यूम करते हैं कि परसेंटेज शायद होंगे ऐसे। वी डोंट हैव द एक्यूरेट डेटा फॉर इट। नहीं नहीं भाई, क्या हो गया यार, ये थोड़ी है। मैं तो टर्म की यूसेज की बात कर रहा हूँ जी। फोरकास्टिंग, सर फोरकास्टिंग एक बहुत लंबे टाइम के लिए होती है। लाइक वेदर फोरकास्ट सिर्फ एक दिन का नहीं होता, बहुत सारे दिन का होता है, अगले 15-20 दिन का। लेकिन प्रिडिक्शन एक खास इवेंट की होती है, एक इवेंट। हाँ, ये कुछ हद तक बात सही हुई है। और कौन बताएगा? बेसिकली देखिए, पुराना डेटा को देख के फोरकास्टिंग करते हैं, ट्रेंड से सॉरी करते हैं बकायदा। दोबारा बोलिए। तो पुराना डेटा उसी को एनालाइज करते हैं, फिर उसका ट्रेंड देखते हैं, उस तरह से फोरकास्टिंग नहीं करते हैं। तो प्रिडिक्शन में भी यही होता है। देखिए, ये दोनों मशीन लर्निंग की ही कैटेगरीज हैं। ये मेरी डेफिनेशन है जो आमतौर पे मैं इस्तेमाल करता हूँ। बोथ ऑफ दीज आर मशीन लर्निंग टाइप्स। जो डिस्टिंक्शन आती है वो ये होती है कि फोरकास्टिंग में आई एम जनरेटिंग द प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन टाइम ओनली। तो आई हैव समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पर मेरे पास टाइम होता है, यहाँ पर मेरे पास स्टॉक की वैल्यू है, वेदर है, पेशेंट का सेंसर डेटा है, वटेवर। तो इस तरह मेरे पास डेटा आ रहा होता है और ये आज का दिन है और मुझसे कहा जाता है कि कल का फोरकास्ट जनरेट करो। तो मैं इस मॉडल को लर्न करके यहाँ पे कल का फोरकास्ट जनरेट कर देता हूँ। ये आमतौर पे आपको बीआई टूल्स में भी फोरकास्टिंग का मिल जाएगा। फोरकास्टिंग इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन टाइम।
ठीक है, ओके सर। नहीं समझ में आई अभी तक? Sir, one, it's only time that we take into account in forecasting. Prediction may be taken into account everything else as well. हाँ, मैं आपको इसमें स्टॉक फोरकास्ट, so here we have, जो मैं आपसे कह रहा था ना, इसको फोरकास्टिंग कहते हैं, राइट? ये आज का दिन है और आज के दिन के बाद क्या हो रहा है, ये फोरकास्टिंग है, सही है? यस सर। जो प्रिडिक्शन होती है, प्रिडिक्शन में आई हैव मोर देन वन इनपुट वेरिएबल और प्रिडिक्टर। प्रिडिक्शन के अंदर आई हैव मोर देन वन इनपुट वेरिएबल और प्रिडिक्टर, और उसमें आउटपुट जो में होती है वो क्लासिफिकेशन। अब आपने पढ़ ली है क्लासिफिकेशन रिग्रेशन, तो पता चल गया होगा ना आपको? यस सर, कल ही पढ़ी। हाँ, कल ही पढ़ी। तो क्लासिफिकेशन में आई एम प्रेडिक्टिंग अ स्ट्रिंग, बाइनरी होती है आमतौर पे वो, और रिग्रेशन में आई एम प्रेडिक्टिंग अ नंबर, खत्म हो गई बात। और आई हैव मोर देन वन इनपुट वेरिएबल फॉर अ क्लासिफिकेशन टिपिकली, ठीक है? So for a classification or a regression task, so all of these things are called predictors, or all of these are called predictors, और इसको हम लेबल कहते हैं। तो लर्न आप कर वही रहे हैं कि मुझे कल के बारे में बताओ क्या होगा। अनसीन डेटा पे मैं क्या करूंगा? मशीन लर्निंग क्या चीज है? अनसीन डेटा, जब कल को नया डेटा आएगा तो उस पर मॉडल को प्रिडिक्ट करना है। कल को नया कस्टमर आता है तो मुझसे आके लोन मांगता है, जी मैं इजारा लेना चाहता हूँ, कार लोन लेना चाहता हूँ, हाउस फाइनेंसिंग करना चाहता हूँ, तो मैं प्रीवियस कस्टमर्स के डेटा से लर्न कर लूंगा कि इस तरह के बंदे को मुझे लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। दैट्स इट। इसको हम प्रेडिक्शन प्रॉब्लम कहते हैं, इसको हम मशीन लर्निंग भी कह सकते हैं, इसको हम डेटा साइंस भी कह सकते हैं। जब हम फोरकास्टिंग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, तो दैट टेक्स इट मोर टुवर्ड्स द डोमेन ऑफ टाइम बेस्ड एनालिसिस। ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट देखें, याद कर लें, ये मतलब इसको हल्का ना समझे चीजों को। प्रेडिक्शन या मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स कौन से हैं? के नियरेस्ट नेबर, एसवीएम, नाइव बेस, रैंडम फॉरेस्ट, एक्सजी बूस्ट, डिसीजन ट्रीज, ब्ला ब्ला ब्ला, न्यूरल नेटवर्क्स। फोरकास्टिंग के कौन से एल्गोरिथम्स है, बताएगा कोई? जी सर, रिग्रेशन है। अरीमा, नाम सुना है अरीमा का? नो सर। हाँ, ये अरीमा, टेक्निक है। ये बहनों और भाइयों, ये 50 साल पुराना एल्गोरिथम है। ये आर प्रोग्रामिंग में ज्यादा इस्तेमाल होता है सर। सॉरी, ये आर प्रोग्रामिंग में हेवीली इस्तेमाल होता है फोरकास्ट दिखाने के लिए। अरीमा आर में होता है, पाइथन में होता है, और हजारों टूल्स में होता होगा वो तो, मतलब सैकड़ों टूल्स में होता होगा वो तो। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत पुराना एल्गोरिथम है टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है, अब इसकी एक्सटेंशंस आ गई हैं, सरीमा, सरीमैक्स, सीजनल अरीमा, और बल्कि अब तो हम आजकल हम जो यूज करते हैं वो डीप लर्निंग के एल्गोरिथम है, LSTM। भाई आप लोग सीखें, LSTM हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के लिए, और LSTM की परफॉर्मेंस इन दोनों के मुकाबले में अच्छी है। ये बहुत सारी जगह पे प्रूव हो चुका है। तो अब जिसको LSTM आता है वो LSTM की तरफ ही जाएगा, वो अरीमा वगैरह को लिफ्ट नहीं करवाएगा। अलबत्ता बाज केसेस में मुमकिन है कि अरीमा ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि LSTM का चक्कर ये होता है कि डीप लर्निंग आप उस वक्त करते हैं जब आपके पास बहुत ज्यादा डेटा हो। डेटा आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। तो IoT में LSTM will work very good. Now is it okay? Everything is clear now? डिफरेंस बिटवीन फोरकास्टिंग एंड प्रेडिक्शन। Yes. और प्रेडिक्शन में आजकल सबसे मशहूर एल्गोरिथम कौन सा चल रहा है, या दो तीन मशहूर हैं? सर डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, लीनियर रिग्रेशन। रैंडम फॉरेस्ट बिल्कुल सही कहा आपने। लीनियर रिग्रेशन तो बिल्कुल, वो तो लीनियर रिग्रेशन तो क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन की बेसिक अप्रोच है ना।
random forest and XGBoost. XGBoost. ये बैकिंग, दिस इज अ बैकिंग अप्रोच, दिस इज द बूस्टिंग अप्रोच। ये आपको पढ़ा देंगे वो, और अगर अफान ना पढ़ाएं तो उनको बता दीजिएगा कि ये एल्गोरिथम्स तुम्हें करने हैं, क्योंकि इस वक्त जो ज़्यादा टेक्निक अच्छी चल रही है मार्केट में, जो बैगिंग बूस्टिंग में एक्जी बूस्ट और रैंडम फॉरेस्ट, इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसके साथ एडा बूस्ट भी आता है, और जो पुराने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं उसके अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन की परफॉर्मेंस अच्छी जाती है। तो ये तो खैर वो आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये अब देखिए हमारी बात ये कि देयर इज नो फिक्स्ड रूल। बाज़ औक़ात के नियरेस्ट नेबर जैसा बच्चों वाला एल्गोरिथम भी आपको अच्छी रिजल्ट्स दे देता है। के नियरेस्ट नेबर और नाइव बेस जो है ना, बिल्कुल बच्चों वाले मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है, एब्सोल्युटली चाइल्डिश, लेकिन बाज़ औक़ात वो बहुत अच्छा चलते हैं, 80-85 तक खींच लेते हैं। SVM इज आल्सो गुड, SVM की परफॉर्मेंस भी टिपिकली अच्छी रहती है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन की परफॉर्मेंस भी आमतौर पे अच्छी रहती है अलॉन्ग विद न्यूरल नेटवर्क्स। लेकिन ये जो प्लस हर साल नए भी आ रहे होते हैं। हाँ, हर साल नए आ रहे हैं, ये बात भी आपकी सही है। आजकल जो चीजें चल रही हैं वो ये ग्रेडियंट बूस्टेड ट्रीज, एक्सजी बूस्ट, रैंडम फॉरेस्ट वगैरह। रैंडम फॉरेस्ट की तो परफॉर्मेंस प्रूव हो चुकी है कि इट इज कंसिडर्ड द बेस्ट क्लासिफायर, लेकिन आपको मुख्तलिफ चीजें ट्राई आउट करके देखनी पड़ती हैं। सही है, आपको सिनेरियो समझ में आ गया अब सब चीजों का? बिजनेस सेटिंग्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये बच्चे कम कैसे हो गए, छोड़ गए क्या? व्हाट, सिर्फ 2 रहते हैं? नहीं, 11 है सर। 10 स्टूडेंट्स रह गए, बाकी छोड़ गए क्या? नहीं सर, 2-3 तो आई थिंक छोड़ गए, बट बाकियों तो हैं मेरा रिमेम्बर। अच्छा चले, अच्छा अब हम आ जाते हैं बिग डेटा की, जो मैं आपसे बात कर रहा था। ठीक है, आई हैव मल्टीपल सोर्सेस। अगले संडे को आपका क्विज होगा ऑनलाइन 15 मिनट्स का, ऑफ ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि मैंने अभी पढ़ाए हैं और जो अभी हम मजीद इस लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, ये नाउ आई जैसे कि, हाँ चलो इसको इस तरह मैं लेता हूँ कि लेट मी टेक इट लाइक दिस के सो आई हैव दी सोर्सेस 1 2 3 4 5। और अब आपको पता है कि आप में से मार्केटिंग का कौन है? मैं हूँ। नूर आप है? यस सर। अच्छा, आप अगर अपनी कंपनी का कोई डेटा कलेक्ट कर सकें, आप काम कर रही हैं कहीं पे? सर मैं चुगताई लैब में काम कर रही हूँ, मैं मार्केटिंग एंड सेल्स दोनों देखती हूँ। सॉरी? चुगताई लैब। If you can get some snapshots of the data for us to analyze in the class, it's gonna So be what kind of मतलब, data? हाँ, What kind of data sir? related to customers, related to social network data, अगर आप लोग उसको इकट्ठा करते हैं। ठीक है सर, मैं पता कर लेती हूँ। हाँ, अगर आप ले आए उसको एनोनिमाइज करके हमें दें, हम यहीं पे क्लास में उसको एनालाइज करेंगे और हम देखेंगे कि इसको अगर हम बिग डेटा समझें तो हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर चीज हो जाएगी। So I can get you so basically I do sales as well, तो मैं pharmaceutical companies के साथ काम करती हूँ। तो उनका जो कस्टमर का डेटा होता है जिसमें वो बेसिकली फेज वाइज कस्टमर को लेके जाते हैं और उसके अंदर वो चेक करते हैं कि उनकी दवाई काम कर रही है नहीं कर रही, वो आई कैन गेट यू, वो इजीली मैं ला सकती हूँ। अगर हो जाए तो अच्छा। अच्छा, और उसके अलावा जो आप में से वो लोग हैं जो बिग डेटा के साथ काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा अगर ऑनलाइन डेटा के साथ काम कर रहा है, तो वो भी प्लीज अगर आप नेक्स्ट वीक में कोई अपना डेटा मुझे पहले से ला के दे दें जुम्मे तक, तो फिर हम उसको क्लास में एनालाइज करेंगे कि हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे किस तरह डील कर सकते हैं। इसमें सर कैगल का डेट से नहीं मिल सकता हमको कोई डेटा सेट? देख लें कैगल का अगर कोई यूज केस आप मिलेगा, मिल जाएगा कैगल का डेटा, लेकिन कैगल के डेटा के बारे में मैं इतना कोई वो नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैंने ये जो बर्मा का जो डेटा सेट कर रहे थे, उन्होंने उसको इस कदर रैंगल किया हुआ था कि उसके अंदर कोई पैटर्न ही स्टैटिस्टिकली नजर नहीं आ रहा था। मैंने उसमें अनोवा लगाया, टी टेस्ट लगाया, लेकिन उन्होंने पता नहीं उसको रैंगल इस तरह करके भेजा हुआ था कि उसके अंदर से पैटर्न ही नहीं मिल रहे थे मुझे। ये कैसे हो सकता है कि भाई पूरे डेटा में एक भी स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप आपको नजर नहीं आ रहा? दैट मींस कि डेटा हैज बीन मेस्ड अप, राइट? उन्होंने दैट जस्ट डज नॉट, देयर वाज नो नॉर्मैलिटी
एक भी KPI की नॉर्मेलिटी नहीं थी। दैट्स हॉरिबल। मतलब ये तो इसलिए वो लोग डाल तो रहे हैं डेटा सेट, लेकिन पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, मुझे इसकी पता नहीं है कि व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है। एंड सर मेरा एक सवाल भी था रिगार्डिंग द न्यू कोर्स वी आर डूइंग। सॉरी? मेरा एक सवाल है रिगार्डिंग दिस न्यू कोर्स दैट वी आर डूइंग। जी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, ये मेनली काम डेटा इंजीनियर्स का होता है क्या? जी, यू एज एन एनालिस्ट यू विल नीड टू हायर अ पर्सन जो कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करे। यस दैट्स ट्रू। आप लोग ये काम नहीं करेंगे। हाँ, और इसमें पाइपलाइंस भी कंस्ट्रक्ट होती हैं क्या इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में? देखें, एनालिसिस जब भी आप कोई भी एनालिसिस डैशबोर्ड लेवल तक लेकर चले जाते हैं तो यू हैव टू इम्प्लीमेंट अ पाइपलाइन व्हिच विल बी ऑटोमेटेड इन द लॉन्ग रन। उसके ठीक है। बगैर तो नहीं होगा काम। अच्छा ठीक है, वांटेड कंफर्मेशन ऑन दैट। ठीक है, सही है। हाँ, बिकॉज मतलब you don't do the analysis once. You have to keep on updating the charts, so therefore you have to develop a pipeline. ठीक है। और हर डेटा सेट की अपनी पाइपलाइन बनती है। हर डेटा सेट की कि हर डेटा सोर्स की? नहीं, हर डेटा सेट की जिसको आपने एनालाइज किया है उसकी अपनी पाइपलाइन बनती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये है तो मैंने इसको यहाँ पे इंजेस्ट किया, मैंने इन पांचों को यहाँ पे इंजेस्ट किया, तो इंजेस्ट करने के बाद मेरे पास एक इंटीग्रेटेड डेटा सेट आ गया, सही है, जिसके अंदर मतलब 3-4 अलग अलग चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन मैं उसको इकट्ठा देख रहा हूँ। अब इस सबको मैंने एनालाइज करके एक डैशबोर्ड के ऊपर 3-4 डैशबोर्ड्स बना के उसको एनालाइज किया। अब ये पूरा काम जो मैंने किया है, ये इंजेक्शन, यहाँ पे सारी रैंगलिंग, इंटीग्रेशन, यहाँ पे सारी प्रोसेसिंग और यहाँ पे सारा डिस्प्ले, ऑल ऑफ दिस विल बी ऑटोमेटेड। क्योंकि उसकी वजह ये है कि पीछे से डेटा तो आता जा रहा है ना, तो पीछे से डेटा रोजाना आएगा, वो आपकी पाइपलाइन में जाएगा, एनालाइज होता चला जाएगा, आपको बार बार करने की जरूरत थोड़ी है, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। दैट्स द थिंग, देयरफॉर यू नीड टू डेवलप द पाइपलाइन। ठीक है, उसके बिगाड़ नहीं होता काम। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। तो भाई ये जो रैंगलिंग है, इंजेक्शन और रैंगलिंग, तो आपका 60% एफर्ट है कम से कम। आप इसको रोजाना करेंगे? एक ही दफा हर डेटा सेट को रैंगल करने का एक ही तरीका होता है, वो आप बड़ी ख्वारी करके मालूम करेंगे, उसको ऑटोमेट करेंगे और फिर वो उस पर वो सारा डेटा रोजाना के हिसाब से प्रोसेस होकर डैशबोर्ड के आपके चार्ट्स ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे। अब जो पावर बीआई के अंदर जो डेटा का रिफ्रेश रेट है, आई थिंक दैट इज 12 आवर्स ऑटोमेटिक। अगर आपने क्लाउड पे पावर बीआई इस्तेमाल किया है तो हर 12 घंटे के बाद या 6 घंटे के बाद आपके चार्ट्स खुद ब खुद अपडेट होंगे कि यार पीछे से कोई नया डेटा तो नहीं आया। एक दफा थोड़ी बनाएंगे ये सब कुछ। अच्छा, नाउ आई गेट इट। जी सर एक चीज बस पूछ रही थी, जस्ट टू रिवाइज वन कॉन्सेप्ट, द होल जो आपने बोला कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट डेटा सोर्सेज से इंजेक्शन हुआ, इंजेक्शन से डैशबोर्ड क्रिएट हुआ, इंजेक्शन के अंदर वो पूरा वेयरहाउसिंग वगैरह हुआ, तो सर डेटा लेक जो होता था जहाँ पर हम लोग डंप करते थे डेटा को, दैट्स आफ्टर इंजेक्शन राइट? मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ओके I just wanted to eat something, तो इसमें let me just clear it. सर एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग ऑटोमेटिक डेटा अपडेट। हम जब इनिशियली मिसिंग वैल्यू एनालिसिस कर रहे थे, उसमें हम ज़ाहिर है पूरे जो एक एट पॉइंट इन टाइम जो डेटा था उसको एनालाइज करके और उसमें मिसिंग वैल्यूज पॉपुलेट कर रहे थे, या कहीं हम पूरी टपल रिमूव कर देते थे। अब अगर हम इसको ऑटोमेट कर देते हैं और फ्यूचर टाइम में जो हमारे पास डेटा कलेक्ट होता है उसमें कोई डिफरेंट किस्म की वैल्यूज मिस हो रही हैं जहाँ पर हमारे रूल्स मतलब फुलफिल नहीं कर रहे उसको, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम में फिर उस चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाएगा? That's where the governance comes in.
अब आप मेरी बात ध्यान से सुने। जब आप अपने किसी भी डेटा सेट की पहली दफा रैंगलिंग करेंगे ना, तो ऑब्वियसली यू आर गोना बी वर्किंग विद लाइक एटलीस्ट 3 years ऑफ डेटा। आपको डेटा की सेंस पता चल जाएगी कि डेटा में मेरे किस किस किस्म के एरर्स आते हैं। अच्छी तरह पता चल जाएगा आपको कि डेटा एंट्री एरर्स किस किस किस्म के आ रहे हैं और मिसिंग वैल्यूज मेरी किस कॉलम में किस किस किस्म की कितनी देर से आती हैं। ठीक है। अब आइडियल केस में क्या होना चाहिए कि आप इस चीज को लेकर जाएं अपनी टॉप मैनेजमेंट के पास, जो एनालिटिक्स की टॉप मैनेजमेंट है, मसलन CIO है। आप उसको जाकर कहें कि दिस इज द डेटा, दिस इज द एनालिसिस, दिस इज हाउ माई डेटा गेट्स डर्टी, आई वॉन्ट टू डेवलप रूल्स जिसके तहत ये डेटा मेरा ऑटोमेटिकली साफ सुथरा हो जाए। सही है। अब अगर आपकी कंपनी में डेटा गवर्नेंस है तो वो रूल्स आपके हार्ड कोडेड रूल्स इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे आपकी ऑटोमेटेड पाइपलाइन में। अच्छा, आपका सवाल जो है कि अगर डेटा में इतना पैटर्न चेंज हो जाए मिसिंग वैल्यू का कि मेरी ऑटोमेशन काम ना करे, उसका चांस बहुत कम है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर आपने 3 से 5 साल का डेटा एनालाइज कर लिया है ना, दैट्स अ वेरी बिग सैंपल। अगर उसके अंदर जो पैटर्न्स आ रहे हैं वो आपने सारे देख लिए हैं, तो द प्रोबेबिलिटी के कोई चीज बहुत ज्यादा डेविएट करेगी उसके चांसेस कम है। हाँ, अगर IoT का डेटा हो तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सेंसर के खराब होने से डेटा एकदम से खराब आना शुरू हो जाता है, उल्टी सीधी वैल्यूज आना शुरू हो जाती हैं, मिसिंग वैल्यूज आना शुरू हो जाती हैं। तो वो चीज तो 5 साल के डेटा में भी भाई मौजूद होगी। तो मैं आपको शुरू में मैंने यही बात बताई थी रैंगलिंग में कि द सैम्पलिंग मैटर्स अ लॉट। इफ यू टेक अ सैंपल ऑफ 6 months, you are on slippery ground. If you take a sample of 3 years to 5 years, you are on very firm footing. तो उसकी बेस के ऊपर आप आंख बंद करके ऑटोमेट कर लें, इंशाल्लाह ताला आपका इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो पॉइंट मेंशन करने का है वो ये है कि किसी भी डेटा सेट को एनालाइज किया जाता है एक बिजनेस प्रॉब्लम के लिए, जो कि मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था कि सबसे पहले मेरे पास बिजनेस प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ना सारी बातें। बिजनेस प्रॉब्लम की बेस के ऊपर मैं पहले क्या करता हूँ कि मैं पहले बैकग्राउंड नॉलेज बिल्ड करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आई एक्वायर द डेटा। और ये मैंने आपको बताया था कि डेटा एक्वायर करने के लिए आपको SQL आनी चाहिए, क्योंकि आप IT वालों पे ना छोड़ें कि हम डेटा आप मुझे दे दें। आपको खुद जाके IT वालों का डेटा देखना पड़ेगा 1 हफ्ता, उसके बाद आप बताएंगे। उसका मैं लिख देता हूँ कि अंडरस्टैंड द डेटा विद IT। ठीक है, एक्वायर द डेटा योरसेल्फ। समझ में आ रही मेरी बात की? Okay. ये 4 स्टेप्स आपको हर किस्म के एनालिटिक्स में करने चाहिए। अगर आप इस चीज का इंतजार करेंगे कि एज अ बिजनेस मैनेजर और एनालिटिक्स मैनेजर और दी आई डोंट नो सीनियर एनालिस्ट व्हाटएवर आपको डेटा मिल जाएगा, तो ये बहुत बड़ी हमाकत है। एज अ बिजनेस एनालिस्ट, चाहे आप CS के बंदे हैं चाहे मार्केटिंग के बंदे हैं, डज नॉट मैटर, आपको बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए कि बिजनेस किस तरह रन करता है। उसके बाद आप जाकर IT वालों के पास डेटा देखें और उसको समझें अच्छी तरह से कि क्या क्या तुम्हारे पास है, क्योंकि आपके पास बिजनेस नॉलेज होगा, देयरफॉर दिस सर्च इज गोइंग टू बी इजी, राइट। और फिर उसके बाद आप उनको कहें कि या तो मुझे इंटरफेस दे दो, जो IT वाले से खुश हो जाएंगे कि यार मैं खुद डेटा निकाल लूंगा, NDA वगैरह साइन हुआ है, NDA साइन करने के बाद डेटा आपके हाथ में है। आप उनसे कहें मुझे इंटरफेस दे दो, अपने डेवलपर को साथ बैठाओ और उनको कहो कि भाई ये निकालो ये निकालो ये निकालो, वो SQL एग्जीक्यूट करके वो सब कुछ आपको निकाल के दे। आप IT वालों पे ना भरोसा करें कि वो आपको डेटा निकाल के देंगे। वो तो आपसे ईमेल पे पूछेंगे हाँ भाई कौन सा चाहिए, भाई आपको क्या पता है कौन सा चाहिए।
आप उनसे पूछें आपके पास है क्या। आपको आईटी वालों के पास जाके टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ये एक चीज हम लोग नहीं करते ना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चीजें हमारी कंपनी में प्रैक्टिसेस नहीं है, जो मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होता डाटा साइंटिस्ट को, आईटी वालों के पास टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं करते। आईटी वालों से ताल्लुकात रखना बड़ा कीमती है। हमारे यहाँ जो सबसे कम जो डिपार्टमेंट की वर्थ है वो आईटी की है। किसी भी कंपनी में आईटी वालों की सबसे कम वर्थ होती है। एनालिटिक्स में आईटी वालों की सबसे ज्यादा वर्थ होती है, क्योंकि डेटा उनके हाथ में है, सारा स्ट्रक्चर उनके हाथ में है, हिस्ट्री उनके हाथ में है। इफ यू आर फ्रॉम द आईटी डिपार्टमेंट तो आपके लिए एनालिटिक्स में ट्रांजिशन करना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको तो पहले ही एसक्यूएल का पता है, ईआरपीस का पता है, सैप आपके हाथ में है, डेटा ओरेकल आपके हाथ में है। ठीक है। तो और ये ट्रेंड आपको बहुत सारी कंपनीज में मिलेगा भी कि आईटी वाले ही एनालिटिक्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं कोर्सेरा पे, ब्ला 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 ब्ला। तो अब मैं आपको बिग डेटा की अब वो बता रहा हूँ कि कहानी चल कहाँ से रही है। ठीक है। हुआ ये कि मेरे पास ये आ गई, ये मुझे समझ में आ गई क्या है। मैंने अपना नॉलेज हासिल किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अब इस स्टेज के ऊपर मुझे ये बात मालूम है कि what do I need to see on the dashboard? That's a sort of strange thing to say, but I know to some extent कि मुझे BI डैशबोर्ड के ऊपर क्या चीज देखनी है, या रिपोर्ट कह लें उसको, जो भी कह लें। ठीक है। जब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो मुझे ये चीज कम से कम, ये चार्ट चाहिए और ये ग्राफ होना चाहिए और ये फोरकास्ट होना चाहिए, ये 3 चीजें देखनी। अच्छा, अब आपने डेटा एक्वायर कर लिया। अब आपको यहाँ पर चाहिए बिग डेटा आर्किटेक्चर। ठीक है। दैट्स व्हाट यू नीड हियर, जो कि हमारा कोर्स है। और हम अभी बात करें बिग डेटा की। ठीक है। एंड दिस इज वेयर दिस आर्किटेक्चर इज गोइंग टू टर्मिनेट हियर, and this is where everything is going to be automated. ठीक है जी, समझ में आ गई बात की। सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि हम एक फ्रेमवर्क बना लेंगे कि हम अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, और फिर वो खुद ही ऑटोमेट भी कर देंगे उसको, और बीआई डैशबोर्ड में वो खुद ही होता रहेगा। ऐसे ही है सर? हाँ, ये तो आपने तो बहुत बड़े काम को बहुत थोड़े अल्फाज में आपने समराइज कर दिया। यही काम करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट के स्टार्ट से हम लेके चल रहे हैं ना। मसलन मेरा प्रोजेक्ट ये है कि आई हैव टू अंडरस्टैंड, आई वांट टू बेसिकली प्रिडिक्ट कि नेक्स्ट मार्केटिंग कैंपेन में मैंने किस इलाके में या एक पर्टिकुलर इलाके में मैंने किन लोगों को मार्केटिंग करनी है। या फॉर एग्जाम्पल मेरे जितने रजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं वो 9,850 हैं। ठीक है। तो 9,850 कस्टमर में मैंने किन कस्टमर्स को मार्केटिंग करनी है, ये मेरा बिजनेस प्रॉब्लम है। क्यों जी, क्यों ये प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं। ठीक है। मार्केटिंग बजट के तौर के ऊपर। और मैं पेप्सी कोक कंपनी नहीं हूँ कि दुनिया जहाँ के लोगों को हायर करके और मैं हर जगह पे बिलबोर्ड्स लगा दूँ। ठीक है। मेरे पास इतने ज़्यादा कस्टमर्स हैं, उसमें से मैं चाहता हूँ कि मुझे उन 500 लोगों का पता चल जाए जिन पे मैं वो 5 लाख रुपया खर्च करूँ। कौन से वो 500 लोग हैं? एक बेवकूफ़ी की बात है ना भाई। एक 9,850 ईमेल्स भेजना या मैसेज करना और 500 मैसेज ईमेल करना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है। यदि आपके पास इन कस्टमर्स का डेटा है, हाँ जी बिल्कुल डेटा है, ये आपने सारा समझ लिया। और आपने कहा कि भाई मुझे इन कस्टमर्स का ये डेटा चाहिए, कि पहली जो कैंपेन लॉन्च हुई थी उसका डेटा भी निकालो, कस्टमर का डेटा भी निकालो, अपने बिजनेस का डेटा भी निकालो। ये सारा चीज़ आपका यहाँ पड़ा हुआ है। कस्टमर का डेटा है, ये पुरानी मार्केटिंग कैंपेन्स का डेटा है, लेट से आपका ट्विटर का भी डेटा है, ये कुछ और आपका ह्यूमन रिसोर्स का डेटा है, फॉर एग्जाम्पल फॉर सम रीजन ये भी आप जरूरी समझ रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। तो दिस इज एक्चुअली अ बिग डेटा प्रॉब्लम, कि फाइंडिंग आउट के किन कस्टमर्स को मुझे अगली कैंपेन में टारगेट करना है। दैट इज प्योरली अ बिग डेटा प्रॉब्लम, अगर हम उसको उस तरह से करें जिस तरह से उसको करने का हक है। ठीक है।
तो पुरानी मार्केटिंग कैंपेन्स का डेटा मेरे पास बहुत ज्यादा हो सकता है, लाइक इन ऑर्डर ऑफ गीगाबाइट्स। कस्टमर का डेटा भी मेरे पास मेगाबाइट्स, हंड्रेड्स ऑफ मेगाबाइट्स में हो सकता है। सो आई गॉट बिग डेटा, राइट। अच्छा, अब मेरा पहला काम क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू? ऑब्वियसली आई नीड टू फर्स्ट गैदर द डेटा इन वन प्लेस। एनालाइज तो बात की कहानी है, रैंगल भी बात की कहानी, पहले मैं इकट्ठा तो कर लूँ उसको। तो मैं यहाँ पर एक, दिस इज द फर्स्ट स्टोरेज। अच्छा, अब स्टोरेज में अभी तक जो हम बेसिकली ओरेकल और एक्सेल पे ही हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। हमने अभी तक सारे टेबल्स देखे हैं, सब कुछ किया है। लेकिन अब जो बिग डेटा की स्टोरेज में जो डेटाबेसेस हैं वो अलग होते हैं, सही है। तो ज़्यादातर हम मोंगो पे जाते हैं, और जो लोग समझते हैं कि उनको हडूप, मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ। अगर हमें हडूप की ज़रूरत पड़ेगी, और आर्किटेक्चर्स में हडूप की ज़रूरत तो पड़ती ही है, तो हडूप का अपना, हडूप के ऊपर मैं 2 डेटाबेसेस चला सकता हूँ। एक HBase है, और दूसरा कौन सा है भाई? जी, हाँ जी, कौन सा है दूसरा? हमार सॉरी यार। हाँ सर, हडूप में जो 2 डेटाबेसेस, HBase था, तो दूसरा हाइव था आई बिलीव। नहीं नहीं, डेटाबेस की बात कर रहा हूँ। हाइव इज नॉट अ डेटाबेस, हाइव इज अ डेटा वेयरहाउस। कसांड्रा, अपाची कसांड्रा, ये तो खैर मैं इसको कर देता हूँ जस्ट H&C। और मैप रिड्यूस तो हडूप में ऑटोमेटेड है। मैप रिड्यूस तो एक प्रोसेसिंग का एल्गोरिथम है, इट इज नॉट अ डेटाबेस। नहीं नहीं, हाँ वही कह रहा हूँ, बट इट्स अ प्रोसेसिंग एल्गोरिथम दैट्स ऑटोमेटेड इन हडूप, जो Yes. गूगल ने डिजाइन किया था। यस यस, बिल्कुल। अगर मैं हडूप पे जो डेटा पड़ा हुआ है, हडूप का डेटा प्योर HDFS पर भी पड़ा हो सकता है, HBase में पड़ा हो सकता है, और हाइव के टेबल्स में पड़ा हो सकता है। इट इज हडूप डेटा। तो हडूप के डेटा को अगर मैं प्रोसेस करना चाहता हूँ, तो या तो मैं मैप रिड्यूस से कर सकता हूँ, या मैं स्पार्क से कर सकता हूँ। ये भी हम रिवीजन बाद में कर लेंगे। अभी जो बात है वो ये है कि पहला काम इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर में क्या है कि मुझे पहले डेटा को क्या करना है, इंजेस्ट करना है, राइट। हाँ, समझ में आती बात की? जी, अपने स्टोरेज पे लाना है। हाँ, पहले उसको एक जगह पे इकट्ठा करना है। तो उसके लिए आई विल पाइथन के थ्रू मैं इन सारे सोर्सेज से कनेक्ट करके डेटा को एक जगह इकट्ठा कर लूँगा। अब शायद नूर ने सवाल पूछा था, तो डेफिनेटली मुझे डिफरेंट डेटाबेसेस इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर आप टेक्सचुअल डेटा एनालाइज कर रहे हैं तो वो एक अलग एनालिटिकल प्रॉब्लम है, और इट इज़ पॉसिबल कि आपको यहाँ पे 2-3 डेटाबेसेस इस्तेमाल करने पड़े, इंक्लूडिंग ओरेकल। तो मैं यहाँ पे ओ भी लिख देता हूँ, ओरेकल या जो भी MySQL, जो भी आप कहना चाहें उसको। तो इन अ सेंस इसको आप कह लें कि ये स्ट्रक्चर्ड भी है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी है, और अनस्ट्रक्चर्ड भी है। इसका तो मतलब पता है ना आप लोगों को सबको? जी, ये तो सबसे पहले ही हाँ पढ़ा था हमने, स्ट्रक्चर्ड, हाँ सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। हाँ, स्ट्रक्चर्ड तो मतलब टेबल्स के अंदर, सेमी स्ट्रक्चर्ड का मतलब MongoDB में JSON फाइल्स में, और अनस्ट्रक्चर्ड जो है वो भी आप टेक्सचुअल डेटा है, तो वो तो या तो आप HDFS पे डाल दें, या आप उसको Mongo में भी स्टोर कर सकते हैं, सही है। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब है जैसे पूरी आपके वो ट्वीट्स हैं, तो ट्वीट्स आप MongoDB में स्टोर कर लें, खत्म हो गई बात। सेमी स्ट्रक्चर्ड का मतलब भी यही है, MongoDB में स्टोर कर लें JSON, सही है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना सबको? जी जी। Yes, sir. अच्छा, अब मैंने यहाँ पे सबको अपने अपने, अब इसके लिए भी आपको जाहिर सी बात है बड़ी ख्वारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको MongoDB का डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, उसका स्कीमा बनाना पड़ेगा, फिर वो आपको डेटा उसमें डालना है। इसी तरह आपको हडूप इंस्टॉल करना पड़ेगा क्लस्टर के ऊपर, और डेटा को फिर हडूप पे डालना पड़ेगा। इसी तरह आपको ओरेकल में एक अलग डेटाबेस बनाना पड़ेगा, उसका डेटाबेस स्कीमा बनाना पड़ेगा, फिर उसमें डेटा डालना पड़ेगा। ये तकरीबन 2 से 3 हफ्ते का काम है, सही है।
तो ये अब आपका पहला स्टेप कंप्लीट हुआ कि आपने डेटा को पकड़ लिया, उसको संभाल लिया, एक जगह पे स्टोर कर दिया। ये पाइपलाइन का पहला काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो भी डेटा आएगा वो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे डेटाबेस में आके अपडेट होता रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं आगे। आगे अब आप बताइए कि अगला काम क्या करना है। जी अभी हमने डेटा को अभी स्टोर कर दिया एक जगह पे, तो अब आई थिंक हाँ हमको क्लीन करना शुरू करना होगा। हाँ, अब एक बात रह गई, मैं एक बात रह गई, ये जो स्टोरेज है इसको क्या कहते हैं मेरे भाई आजकल? डेटा लेक। हाँ, अब आप पहुंच गए बिल्कुल। दिस इज एब्सोल्युटली कॉल्ड द डेटा लेक। डेटा वेयरहाउसिंग, लेक देखिए, वेयर हाउसिंग तो एक एनालिसिस का आउटपुट है। मैं अभी एनालिसिस में कहाँ पहुंचा हूँ? एनालिसिस कहाँ है? एनालिसिस तो अभी हमने शुरू भी नहीं किया, अभी तो हमने रैंगल भी नहीं किया ना। वेयर हाउसिंग तो ओलैप क्यूब बनाने को कहते हैं। अभी तो मैंने डेटा को इकट्ठा किया एक जगह के ऊपर, एनालिसिस तो शुरू भी नहीं किया मैंने अभी से फेंका है आपने एक जगह पे, अभी सिर्फ एक जगह पे रखा है उसको, रॉ डेटा को। रॉ डेटा, ये सारा रॉ डेटा आ रहा है, रॉ डेटा, डायरेक्ट डेटा आ रहा है आपके पास, सही है। इसमें आप ये कर सकते हैं कि डेटा लेक में डालने से पहले आप कहें नहीं जी मैं तो थोड़ी सी क्लीनिंग करना चाह रहा हूं। मैंने आपको पिछले कोर्स में कहा था आप कर सकते हैं, मैंने क्या कहा था? कर सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन के खिलाफ है। डेटा लेक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है भैया? रॉ डेटा आपके पास एक जगह पे सारा का सारा इकट्ठा हो जाए, जिसके थ्रू आपने कोई बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उस जगह को कहते हैं डेटा लेक। ठीक है मेरे भाई, सही है, समझ में आ गई? अब आजकल ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। हम डेटा लेक्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं बड़ी कंपनीज के अंदर, बैंक्स में, ब्ला 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, डेटा लेक इंप्लीमेंट करने का सबसे अच्छा टूल कौन सा है? डेटा लेक के लिए सबसे अच्छा स्टोरेज डेटाबेस कौन सा है? रॉ डेटा के लिए एसक्यूएल होगा? नहीं, एसक्यूएल नहीं है। ये मैंने नाम लिखे हुए हैं सामने मैंगो डीबी और हडूप। जी, हडूप, हडूप इज द आंसर। आजकल जब भी आप डेटा लेक की बात करेंगे तो आपको उसमें इंशाअल्लाह ताला हडूप का तस्करा मिल जाएगा। डेटा लेक हो और हडूप ना हो, दैट जस्ट डज नॉट मेक सेंस। लेकिन आई कैन इंप्लीमेंट माय होल डेटा लेक आल्सो ऑन मोंगोडीबी, सही है। मैं अपनी डेटा लेक मोंगोडीबी पर भी डाल सकता हूं। मुमकिन है कि मैं पूरी की पूरी डेटा लेक ऑरेकल पर भी डाल दूं, लेकिन अगर मेरे पास अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा तो भाई ऑरेकल को आप बिल्कुल साइड पे कर दें। So MongoDB is the best for these kind of. मैंगो नहीं, मोंगो। Sorry. आप अभी से वो समर्स आ रहे हैं तो आपको मैंगो अभी से याद आ रहे हैं? भाई नाम तो याद कर लें भाई। मोंगोडीबी तो 10 साल पुरानी चीज हो गई है, इसको ना पता होना चाहिए आप लोगों को यार। बिग डेटा डिप्लोमा है और मोंगोडीबी MONGO, ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है इस वक्त। क्लाउड पर भी चले गए हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। और मोंगोडीबी के कनेक्टर्स आपको सारे क्लाउड पे मिल जाएंगे। ठहरे मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सुकून हो जाए। अब ये देखें आप, MongoDB AWS, ये देखें MongoDB ऑन AWS आपको क्लाउड दे रहा है जिसमें MongoDB पूरा इंस्टॉल्ड है। आप अपनी पूरी की पूरी डेटा लेक AWS के ऊपर MongoDB पे बना सकते हैं। MongoDB Azure, ऑटोमेटेड MongoDB सर्विस ऑन Microsoft Azure, और सर ये ऑन प्रेमिस भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं ना? भाई वो ऑन प्रेमिस देखें, अगर
ऑन प्रेमिस जो है वो बिल्कुल आप अपना डेटा लेक ऑन प्रेमिस बनाना एक मुसीबत है, लेकिन आपको थर्ड पार्टी से करवा ना सकते, आप करवा लें, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑन प्रेमिस क्या है, ये 10 साल सर से क्यों इस्तेमाल हो रहा है मुसीबत भाई। क्यों? ये देखें, cloud.ibm.com, databases for MongoDB, ये सारी चीजें आपके सामने आ रही है। MongoDB बना बनाया क्लाउड पे मिल रहा है आपको। MongoDB, गूगल क्लाउड, एक्सक्यूज मी सर। MongoDB Atlas on Google Cloud, Atlas इनका MongoDB का एक ऑफरिंग है, ये देखें। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, MongoDB डेटा लेक, ये देखें, ये आ गई, अब बात कहानी खत्म हो गई। MongoDB Atlas डेटा लेक, आप अपना डेटा AWS पे डालें और उसके ऊपर MongoDB Atlas चलाएं। AWS पे सारा रॉ डेटा, S3 इनका डिफॉल्ट वो है, तो पता ही होगा आपका S3 का। तो S3 जो है ना वो क्लाउड का डिफॉल्ट डेटाबेस है, जैसे हडूप होता है ना हमारा डिफॉल्ट। S3 का मतलब है कि रॉ डेटा के लिए वो बेहतरीन चीज है। तो रॉ डेटा अपना सारा AWS क्लाउड पे डालें, ऊपर MongoDB एज अ डेटा लेक फ्रंट एंड आप इस्तेमाल कर लें, तो ये आपका होगा। और सर कोई सवाल पूछना था? जी पूछें। सर मैं पूछ रहा था कि ये MongoDB ऑन प्रेमिस आप कह रहे हैं ये सही नहीं होता, तो ये इसलिए सही नहीं होता क्योंकि फिर बहुत हैवी हो जाता है? मैंने कब कहा सही नहीं हुआ? सर आपने कहा ना मुसीबत होती है ऑन प्रेमिस अगर डालें और उसे नहीं implement करें। मैंने ये बात की है कि ऑन प्रेमिस मुसीबत नहीं होती है। ऑन प्रेमिस ये होता है कि डेटा लेक का जो आर्किटेक्चर जो होता है ना, आर्किटेक्चर, हम लोग जो अब बड़ी कंपनीज है ना, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं ना, तो वो टिपिकली फिर वेंडर्स को बुला के वो सब चीजें करवा लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी बड़े बैंक के साथ हैं, मिजान के साथ हैं, और वो कहते हैं हमने डेटा लेक इम्प्लीमेंट करवानी है, अब आपको एज अ BDA डिप्लोमा होल्डर आपको मालूम है कि डेटा लेक क्या है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जाती है। अब आप वो काम खुद नहीं करेंगे, आप डिसीजन लेंगे कि मेरे लिए ऑन, पहले तो आप ये डिसीजन लेंगे भाई हमने ऑन प्रेम जाना है या क्लाउड पे जाना है। वो बोलेंगे क्लाउड तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है जी, ऑन प्रेम हमने डेटा लेक बनानी है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह बनानी है, MongoDB पे बनानी है, हडूप पे बनानी है। जो कॉन्सेप्ट है डेटा लेक का, अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा, ताकि आपको ये पता चल जाए मैं हवाई फायर नहीं कर रहा। अगर मैं ये लिखता हूँ डेटा लेक, ये डेटा लेक आ गया विकिपीडिया, ठीक है। डेटा लेक स्टोर्ड इन नेचुरल रॉ फॉर्मेट, इट्स अ रिपोजिटरी ऑफ डेटा, जिसमें ब्लॉब्स भी आ सकते हैं, जो कि बाइनरी डेटा इमेज का डेटा होता है, फाइल्स भी आ सकती हैं। रॉ कॉपी है, सेंसर डेटा है, ट्रांसफॉर्म्ड डेटा, ये बाद में आता है इसके। मैं जो आपको चीज़ दिखाना चाह रहा था ना, ये देखें, many companies use cloud storage services such as Google Cloud, Amazon, और distributed file system such as Apache Hadoop। ये कन्वेंशन है हमारी कि डेटा लेक आपने बनवाना है, या तो आप क्लाउड को कहते हैं भाई तुम बना दो, वो खुद ही बना के दे देंगे आपको, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी अर्ली बेसिस। अगर आपने अपनी ऑन प्रेम डेटा लेक बनानी है तो उसके लिए आपको टिपिकली हम यूज करते हैं अपाची हडूप, क्योंकि उसका इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। उसके ऊपर आप वेयरहाउसिंग भी कर सकते हैं, BI भी कर सकते हैं, स्पार्क भी चला सकते हैं, आर्किटेक्चर्स भी बना सकते हैं। अब अगर आप लैम्डा, कापा, जीटा कर रहे हैं और हडूप इंस्टॉल नहीं है तो आप नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते। MongoDB पे ये सारे काम आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रीमिंग डेटा एनालाइज करने के लिए MongoDB तो नहीं चलेगा। MongoDB स्टोरेज के लिए सही है, प्रोसेसिंग के लिए तो मुझे हडूप चाहिए होगी। आगे समझ में बात? जी जी। तो देयरफॉर जो आप लोग बात कर रहे हैं ना, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन प्रेफरेबल यही चीज है कि यहाँ पर हमें हडूप को डालना पड़ेगा। बल्कि पक्की बात है। अब आप क्या करेंगे, आप हायर करेंगे किसी थर्ड पार्टी वेंडर को। क्यों आप इसलिए हायर करें, क्योंकि आप कहेंगे यार अगर हम डेवलपर भी हायर कर ले तो गाइड तो हमें ही करना पड़ेगा ना, उनको बताना तो मुझे पड़ेगा कि क्या है। मुझे तो हडूप अंदर से अंदर बाहर नहीं आती, उसके लिए तो मुझे बड़ा पक्का नॉलेज चाहिए। तो जो मोटिवेटेड आदमी हो वो तो खंगाल के पूरी स्ट्रेटजी बना देगा कि ये चीज चाहिए मुझे, वो बंदे हायर करा ले। क्योंकि बंदे हायर करने का फायदा ये होगा कि देखिए थर्ड पार्टी जी की जो कहानी होती है ना, वो मैं तो प्रेफर नहीं करता हूँ
क्योंकि आपकी चीज में कंट्रोल नहीं होती। अगर आपका कंट्रोल ही नहीं है डेटा के ऊपर तो आप बेहतर है क्लाउड पे चले जाएं। Amazon तो ज्यादा रिलायबल चीज है थर्ड पार्टी के बजाय, ठीक है। हजारों बैंक्स ने अपना डेटा Amazon पे डाला हुआ है, तो अब हम क्या वो आसमान से उतरे हैं पाकिस्तान वाले? हमारे पास है ही क्या? हम तो दिवालिया हमेशा पिछले 50 साल से हम तो बैंकरप्सी की सिचुएशन में हैं। तो हम डेटा किसी को दे भी देंगे तो वो तो हंसेगा हमारे डेटा को देख के। वो कौन सा यहूदियों का डेटा है कि वो उन्होंने बड़े पैसे जमा कर लिए हैं, दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। जब उन्होंने अपना डेटा डाल दिया तो हमें स्टेट बैंक खामखा में बीच में जो है वो खामखा के रूल्स बना रहे हैं कि भाई बड़ी प्राइवेसी है, बड़ी ये है ही कुछ नहीं हमारे पास मुल्क के अंदर डेटा को। बेहतर है हम नई टेक्नोलॉजीज में लेकर आए उसको, ताकि फायदा हो, पूरी दुनिया के साथ हम चल सकें। तो बहरहाल अब तो खैर स्टेट बैंक में भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बहुत सारी चीजें चेंज की हैं। और बस हम तो ये चाहते हैं भाई सब चीजें इस्लामिक की तरफ चली जाएं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि भाई आखिरत में किसी का नुकसान हो। इस सूद वूद का सारा काम जो है ना, ये तो बिल्कुल भी जो है ना वो हमारी आखिरत को बहुत नुकसान दे रहा है, और इसी वजह से हमारी पाकिस्तान के मसाइल खत्म नहीं हो रहे हैं। हमें जो अल्लाह ने कानून बताया उसके मुताबिक चलते ही नहीं है। हम अपनी बाहर के लोगों को देखते रहते हैं और उसके अपनी तरतीबें बनाते रहते हैं। अगर हम सूद खत्म कर देंगे तो हमारी देखें इकॉनमी कहाँ से कहाँ चली जाती है। अल्लाह मदद करता है ना फिर। तो अब हम कुछ भी करते फिरे ना, वो हमारे मसले इस तरह हल नहीं होंगे। यही बात हमें समझ में नहीं आती है। बहरहाल तो ये चीज़ है कि हमें अडॉप्शन करनी चाहिए। तो आप अपना इन हाउस बना लें। बेहतर ये होगा कि आप चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए अपने बंदे हायर करें। अब उससे कहेंगे यार मुझे डेटा लेक बनवानी है, अपने किसी दोस्त से हेल्प ले लें, ऑनलाइन देख लें, जो भी है वो आप 2-3 बंदे अपनी 2-3 मैनेजर्स हों आपके। मिजान बैंक जैसे बड़ा बैंक है, उसमें 2-3 बंदे इकट्ठे हो जाएं, वो मिल के स्ट्रेटजी बनाएं, बंदे हायर करें और काम करवाएं। तो यहाँ पर अब आपने अपनी डेटा लेक इम्प्लीमेंट कर, ये पहला कदम है आपका। ठीक है, ये जो डेटा लेक की कंफ्यूजन है वो आपकी पूरी की पूरी दूर हो जानी चाहिए। तो डेटा लेक की ताल्लुक बिग डेटा के साथ है। जो बड़ी कंपनीज हैं या स्मॉल इवन मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हैं, IoT कंपनीज हैं, ऑल ऑफ देम नाउ नीड अ स्मॉल और अ लार्ज डेटा लेक। सही है जी? जी जी चलें अब हम ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है।